हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आयनिक या वैद्युतसंयोजी आबंध के बारे में। जनरली आप जानते हैं कि आयनिक आबंध तब बनता है जब दो आयन जुड़ते हैं, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। वैद्युतसंयोजी आबंध के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। आयनिक आबंध विरचन की कौशल तथा लुईस अवधारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस आबंध का विरचन मतलब बनना मुख्य रूप से किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, उदासीन परमाणु से संबंधित धनायनों एवं ऋणायनों के बनने की सरलता, आसानी से कैटायन और एनायन का बनना। दूसरा, धनायनों और ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि, यानी कि जैसे नमक का बनना, नमक एक ठोस फॉर्म में चेंज हो जाता है, या क्रिस्टलीय यौगिकों के जालक के निर्माण की विधि, क्रिस्टलियन फॉर्म में परिवर्तित होना। जैसे आपको पता है नमक क्रिस्टल के रूप में होता है। धनायन का बनना आयनीकरण, आयनाइजेशन अर्थात उदासीन परमाणु में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन द्वारा संपन्न होता है। इसी प्रकार उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से एनायन बनता है। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कैटायन बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो एनायन या ऋणायन बनेगा। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जानते हैं कि किसी परमाणु के विलगित, उदासीन परमाणु की विलगित गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल है, यानी कोई मेटल है हमारे पास, वो गैसेस फॉर्म में है। जब वो टूटेगा तो मेटल पॉजिटिव आयन या कैटायन प्लस ई नेगेटिव, यानी कि उसमें से जब वो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कैटायन बनेगा। उसी प्रकार एक्स, यानी एक्स का मतलब यहाँ पे कोई हेलोजन है, एक्स हेलोजन को बता सकता है। वो फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हेलोजन गैसेस फॉर्म में है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो एक्स नेगेटिव में चेंज हो जा रहा है, मीन्स कि जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो एनायन बनना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को बता रहा है, यानी कि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। और आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है। जब हम इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाले जोड़ेंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, तो मेटल प्लस हेलोजन नेगेटिव से मिलकर मेटल हैलाइड बनाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस मेटल की जगह पे आप सोडियम ले लो, सोडियम गैसेस फॉर्म में टूटेगा तो सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस एक्स की जगह पे आप हेलोजन यानी कि क्लोरीन ले सकते हो, ई नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन नेगेटिव बनता है। और आप जानते हैं Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन मिलकर NaCl बनाते हैं, मेटल हैलाइड बनाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद वहाँ पर जो रिएक्शन हो सकती है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो सकती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी जिसमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होगी, और ऊष्माशोषी यानी कि प्रोडक्ट बनने पर एनर्जी का हरेसमेंट होगा। अब बात करते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये देखिए स्टूडेंट, आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच सरलता से बनते हैं। जो आपने देखा कि जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो और लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, जैसे सोडियम और क्लोरीन की होती है।
किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक, गुणात्मक मतलब कि क्वालिटेटिव। जब भी गुणात्मक की बात हो तो गुणात्मक नेचर और टाइप को बताता है, यानी कि उन आयनों की प्रकृति कैसी है और वो किस प्रकार के हैं। उस यौगिक के विरचन यानी कि जिनसे वो मिलकर बना है, जालक एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि गैसीय अवस्था में आयनिक स्पीशीज द्वारा ऑक्टेट पर। यहाँ पे ऑक्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि जालक की एंथैल्पी पर डिपेंड करेगी। अब हम बात करते हैं जालक एंथैल्पी होती क्या है। किसी आयनिक ठोस यानी कि वो NaCl हो सकता है के एक मोल यौगिक की गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही उस यौगिक की जालक एंथैल्पी होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे से अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl की जालक एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल है। इसका अर्थ यह है कि सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को अलग करने के लिए 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जालक एंथैल्पी का मतलब है कि कोई आयनिक यौगिक जिन जिन आयनों से मिलकर बना है उस आयनिक यौगिक में से उन आयनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी जालक एंथैल्पी कहलाती है या लैटिक एंथैल्पी कहलाती है। अब बात करते हैं हम बॉन्ड पेरीमीटर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आबंध लंबाई के बारे में, यानी कि किसी बॉन्ड को बनने में उसके जिन एटम से मिलकर वो बॉन्ड बना है उनकी टोटल लेंथ को ही हम उसकी बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यानी किसी मॉलिक्यूल में आबंधित परमाणु जो बॉन्डेड एटम्स हैं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी को, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को ही उसकी आबंध लंबाई या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आबंध लंबाई स्पेक्ट्रमी एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से ज्ञात की जा सकती है। अब बात करते हैं हम सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में। बच्चों फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से यहाँ पे कोई आयनिक कंपाउंड है तो ये टोटल ये आबंध लेंथ कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब बात करते हैं सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में, कोवेलेंट रेडियस के बारे में। सहसंयोजी आबंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। आप जानते हैं, मान लिया जाए ये हमारे पास कोई एटम है तो इस एटम की ये पूरी इस गोले की जो अंदर की पूरी लेंथ है ये इसकी आबंध लेंथ कहलाएगी और इसको हम बोलते हैं इसका डायमीटर। लेकिन यदि हम इसको हाफ से अलग कर दें तो ये इसकी रेडियस कहलाएगी। उसी प्रकार यदि हम कोवेलेंट रेडियस को समझें तो सहसंयोजी आबंध में परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक एग्जांपल लिया है हमने, माना एक मॉलिक्यूल है ए और बी, इस प्रकार से एटम से मिलकर बना है। ये ए छोटा है और बी का आकार बड़ा है तो ये ए बी इसकी बॉन्ड लेंथ या आबंध लंबाई कहलाएगी। और यहाँ पर से यदि हम देखें ये दोनों इस प्रकार से चिपके हुए हैं, इसको हमने ऊपर तक मिला दिया इस लाइन को और बाकी इनके जो सेंटर हैं और ए गोले का और बी गोले का सेंटर, तो ये इसकी रेडियस कहलाएगी। आर ऑफ ए रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी मीन्स कि इस प्रकार से था, ये बॉन्ड लेंथ हुई, इसको हमने ऊपर तक मिला दिया तो यहाँ से यहाँ तक यही तो रेडियस कहलाती है। ये कुल मिला के ये गोला है, ये इसकी रेडियस है, दूसरे गोले की रेडियस ये है, तो इस प्रकार से हमने मिला दिया तो ये आर ए और आर बी होगी रेडियस, यानी कि डायमीटर का हाफ हो जाता है। तो आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी बराबर आर, कैपिटल आर से दिखा दिया, वो बॉन्ड लेंथ को बता रहा है। आर ए की सहसंयोजी त्रिज्या को बता रहा है और आर बी गोले की सहसंयोजी त्रिज्या को बता रहा है। अब बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस के बारे में।
देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से कोवेलेंट रेडियस हाफ को बताती है, उसी प्रकार वैन डेर वाल्स रेडियस पूरे होल गोले उस पूरे परमाणु को बताती है। वैन डेर वाल्स त्रिज्या अनाबंधित जो नॉन बॉन्डेड स्टेज में सहसंयोजी कोश यानी कि संयोजी बैलेंसी सेल में सहित परमाणुओं का समग्राकार टोटल निरूपित करती है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों ये देखिए इस प्रकार से, यदि ये कोई क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो Cl से मिलकर बना है, तो ये सेम, ये तो इसकी कोवेलेंट रेडियस होगी, ये वाली 19। अब यहाँ पे देखो ये और ये रेडियस होती है, इसी को हम कोवेलेंट रेडियस कह रहे थे। लेकिन अब हम जब इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो ये इसकी वैन डेर वाल्स रेडियस कहलाएगी, जो 198 पिकोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले आपको बताया था कि यदि हमारे पास ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ए और बी में आप देखिए ये और ये यहाँ तक मिला दिया, इसको लेकर ये सेंटर, तो ये आर ए आर बी होगी, ये तो रेडियस होगी। अब ये आर ऑफ ए और आर ऑफ बी यानी कि टोटल परमाणु सहित यही इसकी वैन डेर वाल्स रेडियस कहलाती है। यानी कि जब हम केवल इसकी बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जब हम इसके सेंटर से और इस सेंटर से इसको, ये आर ए होगी और ये आर बी होगी, ये तो केवल कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक टोटल बात करेंगे पूरे एटम्स को लेकर के, तब वैन डेर वाल्स रेडियस कहलाएगी। और वैन डेर वाल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस का 2 टाइम्स होती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि वैन डेर वाल्स रेडियस पूरे डायमीटर को बताती है, जबकि कोवेलेंट रेडियस उसकी रेडियस यानी कि उसके हाफ को बताती है। इससे आगे के टर्म को हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।